हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी विदीज। और चलिए आज हम लोग एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि लास्ट वीडियो में आपको थर्ड चैप्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट आपको मिल गया था, वहाँ पर आपको थर्ड चैप्टर में क्या क्या होने वाला है उन सब बातों के बारे में बता दिया गया था, जिससे आपके लिए ईजी हो जाएगा क्वेश्चन थोड़ा सा फेमिलियर हो जाते हो टॉपिक के साथ, है ना। आपको ऐसा नहीं लगता कि आप इन चीज़ों को नहीं जानते हो। फिलहाल ध्यान दीजिए, हम लोग एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा आप लोग। आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, फर्स्ट क्वेश्चन को देखो। अब इससे हमें करना क्या होगा वो मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ तक आपको पढ़ने के लिए आपको पीछे के कुछ एग्जाम्पल्स भी लगाने ज़रूरी हैं। अगर आपको एग्जाम्पल नहीं समझ में आते तो ज़रूर आप इस क्वेश्चन जब वीडियो में देखोगे अभी आगे तो आपको एग्जाम्पल समझ में आ जाएंगे। अगर एग्जाम्पल समझ में आते तो क्वेश्चन को आप डायरेक्टली समझ जाओगे, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए। आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 ईयर्स अगो। आफ्ताब जो है वो अपनी बेटी से कहता है 7 ईयर्स अगो आई वॉज 7 टाइम्स एज ओल्ड एज यू वर देन। मैं तुमसे 7 गुना, मतलब 7 टाइम्स 7 बार कह सकते हो, मैं तुमसे 7 गुना बड़ा था जितनी उम्र तुम्हारी तब थी। मतलब तब की उम्र के मैं तुम्हारा 7 गुना था। वहीं आगे देखो क्या बोला गया, ऑल्सो और भी 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, 3 साल बाद से, अभी से 3 साल बाद, आई शैल बी 3 टाइम एज ओल्ड एज यू, मैं तुमसे 3 गुना उम्र का हो जाऊंगा। Isn't this interesting? Represent the situation algebraically and graphically. इसमें आपको सिचुएशन को algebraically as well as graphically शो करना है। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चलिए अब ध्यान दीजिएगा। तो क्वेश्चन में सबसे पहले वो ये कह रहा है कि आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 ईयर्स अगो। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस में आपको ध्यान क्या देना होता है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले देखो, हमें यहाँ पर x और y लेकर तो चलना ही है इस पूरे चैप्टर में, बिकॉज द नेम ऑफ द चैप्टर इज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो इस चैप्टर में हमें वो लेकर चलना ही चलना है। एज वेल एज यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि हम x और y माने किसको। भाई आंसर आपका तब भी सही आएगा बट बुक के अकॉर्डिंग तो कुछ पर्टिकुलर ही आंसर होते हैं ना। चलिए ध्यान दीजिए। तो इतना ध्यान आपको देना है कि जिसके बारे में पहले बात हो रही है, जैसे कि क्वेश्चन में आपने देखा सबसे पहले नाम आता है आफ्ताब जी का, तो सबसे पहले आफ्ताब के बारे में बात हो रही है तो हम लेट कर लेंगे, ठीक है, लेट। अच्छा, और बात किस चीज़ के बारे में हो रही है? आफ्ताब और उसकी बेटी की बात हो, लेकिन किस चीज़ के बारे में? एज के बारे में। तो लेट आफ्ताब्स प्रेजेंट एज, मतलब जब हम इस क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं इस समय जो है उसकी एज जो भी है। लेट आफ्ताब्स प्रेजेंट एज बी x ईयर्स। सॉरी स्टूडेंट, लाइट का कटआउट है, थोड़ा सा मौसम चेंज हुआ था इसलिए थोड़ी सी इस समय लाइट की प्रॉब्लम है। फिलहाल आई थिंक आप लोगों को क्लियर दिख रहा होगा, ठीक है। सो लेट आफ्ताब्स प्रेजेंट एज बी x ईयर्स। हमने आफ्ताब की प्रेजेंट एज को x ईयर मान लिया और उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, आफ्ताब के डॉटर की एज को हम यहाँ पर लेकर चलते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा। तो आफ्ताब की प्रेजेंट एज अगर x ईयर है, देन आफ्ताब्स डॉटर्स एज बी y ईयर्स, ठीक है। आफ्ताब की प्रेजेंट एज हो गई x साल और आफ्ताब की बेटी की एज हो गई y ईयर्स, ठीक है। अब यहाँ से हम करेंगे क्या, ध्यान दीजिएगा। यहाँ से सबसे पहले हमें ये करना होगा कि हम देखो बेसिकली इस इक्वेशन की फॉर्मेशन के लिए हमें क्या करना होता है, ध्यान दीजिएगा। ऐसा आप करके लिख लो x इक्वल्स टू y, ठीक है। इस तरह आप लिख लो। एक तरीके से ट्रिक भी कह सकते हो, समझने का तरीका भी है, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर ये आफ्ताब की एज है और ये उसके बेटी की एज है, तो मान लो दोनों के दोनों इक्वल है फॉर द एग्जाम्पल। आप बस मान लो अभी के लिए, लेकिन ऐसा है नहीं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, व्हाट इज द क्वेश्चन सेइंग? क्वेश्चन इज व्हाट द क्वेश्चन इज ट्राइंग टू से। क्वेश्चन तो ये कहता है कि 7 ईयर्स अगो, 7 साल पहले। तो सबसे पहली बात तो ये तो आज की एज है ना। 7 साल पहले मतलब भाई अगर 2021 चल रहा है तो 7 साल पहले 2014, मतलब 2021 माइनस 7, 2021 माइनस 7, यही होता है। तो दोनों की एज में से 7 साल पहली बात तो माइनस कर देंगे। तो ये हो गया आज से 7 साल पहले, 7 ईयर्स अगो। आई वॉज 7 टाइम्स एज ओल्ड एज यू। क्वेश्चन पर ध्यान देते रहिएगा। क्वेश्चन में यही बोला गया, आफ्ताब कह रहा है अपनी बेटी से कि आई वॉज 7 टाइम्स ओल्ड एज यू वर देन।
मैं तुमसे 7 गुना उम्र में ज़्यादा था जितना तुम तब थी। मतलब आफताब जी 7 साल पहले पहुंच गए दोनों के दोनों। अब आफताब के हिसाब से अगर ये 2014 है फॉर द एग्जांपल, तो आफताब अपनी बेटी का 7 गुना है, उम्र का 7 गुना है। उसकी बेटी की उम्र 2014 में ये है और आफताब की उम्र ये है, तो अपनी बेटी का 7 गुना ये है। तो ये तो 7 गुना है ही है, और बीच में साइन किसका लगा? इक्वल का। तो इक्वल का साइन का मतलब लेफ्ट और राइट दोनों साइड्स इक्वल होनी चाहिए। तो ये तो भाई साहब ये वाला 7 गुना है ही है। हमें क्या करना है, अगर इसमें 7 गुना कर दें, मतलब इफ़ यू मल्टीप्लाई 7 विद दिस साइड, तो क्या होगा? इक्वेशन इक्वेट हो जाएगी। भाई ये तो है ही है, 2014 में ये 7 गुना है ही क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। इन्हें अगर 7 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो दोनों की एजेस सेम हो जाएंगी। हमको एज सेम नहीं करना फिलहाल, हमको अभी LHS और RHS को बराबर करना, इसी को इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, अच्छा, तो ये आप फर्स्ट इक्वेशन मान लो। क्या मान लो? अभी इसको सॉल्व भी कर लेते हैं। देखो, तो यहाँ पर x और y और वगैरह वगैरह इन सब चीज़ों को एक साथ ले लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, ABC पार्ट जो भी है, तो ये हो जाएगा x - 7 ब्रैकेट होगा, ओपन होगा, तो ये हो जाएगा 7y - 49। अब ध्यान दीजिए, तो 7y इधर आ जाए तो x - 7y, और यहाँ पर चलो -7 को इधर भेज दो, तो -49 और -7 इधर गया तो +7, तो x - 7y इक्वल टू प्लस माइनस माइनस होता है, ये हो जाएगा -42। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? नहीं। तो ये हो गया x - 7y इज इक्वल्स टू -42। ये आपकी बन गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और आफताब जी ने क्या कहा? ध्यान दीजिएगा। अब आफताब जी कहते हैं अगली इक्वेशन के लिए 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ। तो फिर से क्या करोगे? x और y को पहली बात तो इक्वेट कर लो। अब से 3 साल बाद, मतलब 2024 में, भाई 21 चल रहा है तो ये लो 3 साल ऐड कर दिया 2021 में, 24 आ गया। आई शैल बी 3 टाइम्स ओल्ड एज यू विल बी। मैं तुमसे 3 गुना ज़्यादा उम्र में बड़ा होऊंगा जितनी उम्र तुम्हारी तब होगी। मतलब ये तो हो ही जाएंगे भाई, क्लियर है, पिताजी हैं। लेकिन ये कैसे होंगी? इक्वेशन इक्वेट कैसे होगी? तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करो इनकी उम्र में। भाई ये तो है ही 3 गुना ना 2024 में, तो इक्वेशन को अगर LHS RHS इक्वल करना है तो इधर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसको भी देखो सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इधर हो जाएगा 3y + 9 और x - 3y इक्वल टू 9 - 3 इक्वल टू 6, x - 3y इक्वल टू 6। दिस बिकम्स इक्वेशन नंबर सेकंड। तो यहाँ पर भाई चैप्टर में तो हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स पढ़े हैं, 2 वेरिएबल है, और ये पेयर भी रेडी हो गई हमारी। अब करना क्या है? इसको एल्जेब्रिकली हमें दिखाना है। तो यहाँ पर कहीं लिख लेना बगल में एल्जेब्रिकली। अभी आपकी सॉल्विंग चल रही है ना, चलिए ध्यान दीजिए। अब सॉल्विंग बोथ इक्वेशंस साइमल्टेनियसली। ठीक है, साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा x - 7y इज इक्वल्स टू -42 एंड x - 3y इज इक्वल्स टू 6। साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। x देख रहे हो सेम है, साइन चेंज करो तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, क्योंकि माइनस था तो प्लस हो जाएगा, और यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। तो x से x कैंसिल, -7y + 3y, -7y और +3y मिलकर क्या बन जाएंगे? -4y। वेरिएबल जब सेम होते हैं तभी प्लस माइनस होते हैं। ये कहो x में से -y कर लोगे, ऐसा नहीं होगा। -42 - 6 मिलकर बन जाएगा -48, तो y इक्वल टू हो जाएगा -48 अपॉन -4। ठीक है, ये कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को, और यहाँ पर आएगा 4 × 1 = 4, 4 × 12 = 48। y की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट्स? 12, वो भी किस में? ईयर्स में। और y माना किसको था हमने क्वेश्चन में? y हमने मान रखा था आफताब की डॉटर को, मतलब आफताब की जो डॉटर की एज है वो 12 ईयर्स है। अब हमें आफताब की भी एज पता करनी है, तो किसी भी इक्वेशन में उठाकर वैल्यू को रख देते हैं। यहाँ पर लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन है, y की वैल्यू रख दो, ध्यान दो। तो x - 7 × y की जगह 12 इज इक्वल्स टू -42। ठीक है, तो x - 84 इज इक्वल्स टू -42, x इक्वल्स टू -42 + 84 एंड x इक्वल्स टू 42। ठीक है, समझ मेरी बात?
तो x मतलब यहाँ पर जो आफ्ताब जी हैं इनकी एज 42 ईयर्स है आज के समय में। भाई x हमने उसी को लेट किया था और उसकी डॉटर की एज कितनी है 12 ईयर्स आज के समय में। भाई क्वेश्चन में भी तो यही बोल रहा था ना, क्वेश्चन में भी यही बोला गया था कि हमको ये रिप्रेजेंट करना है उनकी प्रेजेंट एज जो है आज की, ठीक है, आफ्ताब की प्रेजेंट एज। तो 12 और 42 भाई चाहो तो क्लियर भी कर लो। 7 साल पहले देखो 42 में से 7 माइनस करो, ये 35 हो जाएगा और 7 माइनस यहाँ 5 हो जाएगा। 5 7 35, 7 टाइम बिल्कुल सही है। 3 और ऐड कर लो तो 12 3 ये 15 हो जाएगा और 42 3 ये 45 हो जाएगा। 15 3 45, ये 3 टाइम्स आगे रहेंगे, है ना। तो ये बन जाती है आपकी इक्वेशन। समझ में आ रही मेरी बात। ये एल्जेब्रिकली सॉल्व हो गया। अब ग्राफिकली कैसे सॉल्व करेंगे वो ध्यान दीजिए। तो ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए स्टूडेंट्स हमें इन दोनों इक्वेशन को पहले लेना होगा। पहली इक्वेशन हमारी है x - 7y = -42 और जो दूसरी इक्वेशन है वो है हमारी x - 3y = 6। दोनों इक्वेशन के बेसिस पे हमें टेबल बनानी पड़ेगी, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, दोनों इक्वेशन के बेसिस पे। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, चलो इसमें क्या करते हैं, ये x ये y, x की जगह क्या करते हैं, सबसे पहले 0 रख देते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा x की जगह 0 रखा, y की वैल्यू कितनी आती है, तो यहाँ हो गया 0 - 7y = -42। इस इक्वेशन को सॉल्व करें, x की जगह 0 ले रहा है, ठीक है। तो y = हो जाएगा -42 मल्टीप्लाई में है तो -7, यहाँ पर आया 6, x 0 पर y की वैल्यू 6, ठीक है। x = 1 रखकर चेक कर लेते हैं, 1 - 7y = -42, बहुत ही बेकार की वैल्यू आएगी। क्यों? क्योंकि 1 यहाँ पर जाकर क्या हो जाएगा, ये ऐड हो जाएगा 43, 7 से डिविजिबल है नहीं, तो हमें ऐसे डिजिट सोचनी पड़ेगी जिससे आसानी से डिवाइड हो जाए। तो ओवरऑल हमें भाई 7 से डिविजिबल ही लाना है, ये भी ध्यान देना हमें कि 7 से डिविजिबल ही चाहिए। तो यहाँ पर एक काम करते हैं, हम 7 ही लेट कर लेते हैं। x की वैल्यू क्या लेट कर लेते हैं, 7 इधर भेजेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा -7y = -42 -7, तो -7y = -49 and y = -49 upon -7, माइनस माइनस कैंसिल, इट विल बी 7। तो x की वैल्यू 7 लेने पर y भी क्या आ रहा है, 7 आ रहा है। एक काम करते हैं -7 भी ले लेते हैं भाई एक बार, है ना। x की पहली इक्वेशन अभी चल रही है तो x की जगह -7 रखा, फिर -7y = -42, -7y = -42 + 7 बाई -7 इधर जाएगा +7 हो जाएगा, -7y = -35 एंड y = -35 अपॉन -7, माइनस माइनस कैंसिल, 7 5 35। तो y की वैल्यू क्या लेने पर, यहाँ पर हमने x की वैल्यू -7 लेने पर y की वैल्यू क्या आती है, 5 आती है। इतनी 3 वैल्यूज आई थिंक ये जो होंगी इनफ होंगी, ठीक है। अगली क्वेश्चन की वही वैल्यूज़ उसी तरह ले लीजिए, ध्यान देते हैं क्या होगा अगली क्वेश्चन में। इसकी भी टेबल बना लो, x की वैल्यू 0 रखते हैं तो यहाँ तो 0 हो जाएगा, ये -3y = 6, तो y = क्या हो जाएगा, 6 अपॉन -3, कैंसिल हुआ, आंसर आता है -2 बाई 3 2 6, आंसर आता है -2, ठीक है। तो x की जगह 0 रखा तो y की वैल्यू आई -2, है ना। अब x की जगह क्या रखेंगे भाई, वही रख दो जो 3 से डिविजिबल हो। यहाँ 3 एक बार -3 ऐसा रख दो, और क्या एक बार 3 रखते हैं तो 3 - 3y = 6, -3y = 6 -3, -3y = 3 माइनस उधर नहीं है, तो यहाँ पर y = हो जाएगा 3 अपॉन -3 = क्या हो जाएगा, -1 भाई 3 1 3 3 1 3। आपको पता है कि डिनोमिनेटर माइनस रखते नहीं तो ऊपर नीचे क्या करेंगे, अरे वेरी सॉरी आपको दिख नहीं रहा, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दो, 3 - 3y = 6। यहाँ पर हमने क्या किया, सेकंड वाली इक्वेशन को हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। सेकंड वाली इक्वेशन में सबसे पहले हमने 0 लिया तो -2 आ गया, फिर उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, 3 ले रहे हैं x की जगह, तो x की जगह 3 लेने पर यहाँ पर y की वैल्यू आ रही -1। अब x की जगह एक काम करते हैं, -3 भी ले लेते हैं, तो -3 - 3y = 6, -3y = 6 + 3, -3y = 9 और y = 9 बाई -3 = क्या हो गया, ये 3 और वो भी माइनस में। तो -3 रखने पर ये क्या आता है, -3 आता है। यहाँ पर हमारी 2 टेबल्स रेडी हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, 2 टेबल्स हमारी रेडी हैं। चलिए अब ग्राफ बना लेते हैं हम लोग, इसके बेसिस पर ग्राफ बना लेते हैं, एक बहुत ही नॉर्मल सा आपको समझाने के लिए, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। बहुत लोग कहेंगे सर स्केल नहीं थी क्या, चलो स्केल ही यूज़ कर ले रहा हूँ। अच्छा, दिन ये ग्राफ आपको बनाया गया था, लाओ अलग से, वेट अ मिनट।
चलिए ध्यान दीजिए। चलिए देख लेते हैं हमें वैल्यूज़ क्या लेनी है, एक्स्ट्रा टाइम क्यों वेस्ट किया जाए। तो हमारी जो टेबल है स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, जो हमारी टेबल है, टेबल में मैक्सिमम जो x की वैल्यू है वो 7 और -7 है और y की वैल्यू भी मैक्सिमम 7 तक की गई है। दूसरी टेबल में जो मैक्सिमम x की वैल्यू है 3 -3 और y की वैल्यू -3 तक की गई है। तो ओवरऑल हमें करना क्या है, हमें मैक्सिमम दोनों में देखा जाए तो 7 -7 मैक्सिमम है, तो x पर हमें 7 और -7 रखना है। यहाँ पर आपको पता है दिस इज़ द ओरिजिन ऑफ द कोऑर्डिनेट प्लेन। ये 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है। यहाँ पर देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है। ये हो गया। अब एक्स एक्सिस पे भी देख लेते हैं क्या है मैक्सिमम वैल्यू। एक्स एक्सिस पे यहाँ पर तो 0 3 -3 है और यहाँ पर एक्स एक्सिस पे सॉरी एक्स नहीं वाई, वेरी सॉरी वाई पे यहाँ पर मैक्सिमम 7 है, तो 7 वही यहाँ पर भी ले लिया जाए। और क्या, थोड़ी सी लाइन छोटी पड़ जाएगी 7 तक के लिए, तो थोड़ी सी इसको बढ़ा लेते हैं हम लोग लाइन को, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है। समझ रहा है मेरी बात, डिटेल्स लिख लिया जाए 3 4 5 6 एंड देन आपको पता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। लास्ट वीडियो में आपको सब मैंने ग्राफ के बारे में बता दिया था और आपके सामने मैं बना भी रहा हूँ इसलिए, ठीक है। बेसिक से बेसिक जो भी चीज़ें वो आपको समझ में आ जाए। आगे ध्यान दीजिए यहाँ पर -1 -2 -3 -4 -5 -6 एंड -7, इट बिकम्स 1 2 3 4 5 6 एंड 7, -1 -2 -3 -4 -5 -6 एंड -7। इज इट ओके विद यू? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अपने कोऑर्डिनेट्स देख लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो हमारे सबसे पहले कोऑर्डिनेट्स क्या थे, पहले वाले ग्राफ में ध्यान दीजिएगा, हमारे जो सबसे पहले कोऑर्डिनेट्स थे वो क्या क्या हैं, वो है x पे 0 तो y पे 6, ये सारे हमारे कोऑर्डिनेट्स हैं। आपको मुझे बताया था ना 0,6, ध्यान दीजिए। दूसरा हो जाएगा 7,7 और तीसरा हो जाएगा -7,5। तो पहले x वाला पार्ट रखते हैं फिर y वाला रखते हैं ना। तो अब ध्यान दीजिए ये सारे कोऑर्डिनेट है, तो जहाँ पर हम x देख रहे हैं वहीं पर y देखेंगे। पहले में x 0 है तो y 6 है, ध्यान दीजिए, वैसे ही प्लॉटिंग होगी। मतलब x पे हमें नहीं बढ़ना है, x पे हमें बढ़ना ही नहीं। x ये और ये होता है, ये पॉजिटिव x एक्सिस, x डैश निगेटिव, ये पॉजिटिव y एक्सिस, ये y डैश क्या हो गया निगेटिव, ठीक है। y डैश मतलब तो मान लेते हैं। चलो तो x पे हमें 0 बढ़ना है और y पे हमें 6 बढ़ना है, तो y पे हम यहाँ तक चलेगा +6 तक। समझ आ रही मेरी बात, ठीक है। अच्छा अब ध्यान दीजिए अगली वैल्यू क्या थी, x पर 7 तो y पर भी 7, x पे 7 बढ़ो, पहले x पे 7 बढ़ेगा, अब यहीं 7 से ले लिए y पर। भाई x पे इस बार 0 बढ़ना था तो पिछली बार तो 0 से बढ़ गए, अब 7 बढ़ना है तो 7 के सीधे ऊपर, ठीक है। तो अप्रॉक्स आई थिंक इट विल बी ऑन दिस पॉइंट एट दिस, ठीक है। ये हो गया आपका क्या 7,7। तीसरा पॉइंट क्या है -7,5, मतलब x पे हमें -7 बढ़ना है और y पे पॉजिटिव में 5 बढ़ना है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा ये कुछ यहाँ पर होगा ना, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, क्या करेंगे भाई बताओ, स्केल कहाँ गई हमारी, ये रही। तो ध्यान दीजिए अब इन तीनों पॉइंट्स को मिला दिया जाए, है ना, देखिएगा और हाँ सबसे बड़ी चीज़ ग्राफ आपको पेन से नहीं पेंसिल से बनाना है और कोशिश करिए कि जो लाइंस बने वो सिंगल स्ट्रोक में बने, ठीक है, उस पर ओवर राइटिंग ना करनी पड़े। अच्छा अब ध्यान दो, अब हम दूसरे कोऑर्डिनेट्स की तरफ बढ़ते हैं। सो 0,-2, एक्स पे हमें फिर से नहीं बढ़ना है इस बार और वाई पे -2 पर है, ठीक है। अगला
3 कॉमा -1, मतलब x पे 3 और y पे -1, ये रहा हमारा, ठीक है। और आगे x पे -3 और y पर भी -3, तो x पे -3 और y पर भी -3, कुछ यहाँ पर, ठीक है। तो ये देखो, ये लाइन कुछ ऐसी जा रही है। तो ये तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि इट विल इंटरसेक्ट एट सम लाइक दिस पॉइंट, कुछ आगे जाकर इंटरसेक्ट करेगी, जिसकी वैल्यू हमारे ग्राफ पर फिलहाल अभी हमने नहीं ली है ना। तो आपको मैंने ये इसको ग्राफिकल कह सकते हैं, तो आपको मैंने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी करके दिखा दिया कि किस तरह हमने यहाँ पर पीछे आपके सामने मैंने वैल्यूज़ पुट की हैं, ठीक है। वैल्यूज़ को पुट करने के बाद कैसे आपके सामने इसका ग्राफ बना। एल्जेब्रिकली भी मैंने आपको इक्वेशन दिखा दी और ग्राफिकली भी। कोई भी प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट, कोई भी प्रॉब्लम फील करते हो तुरंत उसको पूछो, ठीक है। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, हम सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर ₹3900, ठीक है। एक क्रिकेट टीम का जो कोच है वो 3 बैट और 6 बॉलें खरीदता है 3900 रुपीज़ में, ध्यान दीजिएगा। और ये कोच जो है वो 3 बैट और 6 बॉलों को ₹3900 में खरीद रहे हैं, ठीक है। वहीं लेटर शी बाइज, अच्छा यहाँ से पता चलता है कि कोच इज़ अ लेडी, इज़ अ फीमेल, ठीक है। लेटर शी बाइज अनदर बैट एंड 3 more balls, another bat and 3 more balls of the same kind for ₹1300। इसके पहले इन्होंने 3 बैट्स और 6 बॉल्स ली 3900 में, और उसके बाद उन्होंने बाद में 1 बैट और 3 और बॉलें ली 1300 में। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ज्योमेट्रिकली। तो डिस्टर्ब नहीं होना, ज्योमेट्रिकली मतलब वही ग्राफिकली है, ठीक है, इसलिए उसको लेकर कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग। अच्छा अब ध्यान दीजिए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम, ऐसा तो नहीं कि आप कोच को x मान लेना। यहाँ पर देखो कंपैरिजन किसके किसके बीच में हो रहा है, तो यहाँ पर बैट और बॉल की बात हो रही है, ठीक है। 3 बैट एंड 6 बॉल, और ओवरऑल हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें प्राइस के बारे में बताना है ना, रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल बी। तो चलो यहाँ पर हम इसको पुटअप करते हैं, तो लेट, यहाँ पर लेट कर लेंगे, लेट प्राइस ऑफ ए बैट बी। सबसे पहले बैट के बारे में बात हुई, सो इसको क्या ले लेंगे x रुपीज़, बैट के प्राइस को, एक बैट, अ बैट भी x रुपीज़, एंड प्राइस ऑफ अ बॉल बी y रुपीज़। एक बॉल के प्राइस को क्या लेट कर लेंगे स्टूडेंट्स, y रुपीज़, ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं यहाँ पे। अब ध्यान दीजिएगा कि हमारे पास क्या क्या है क्वेश्चन में हमसे बोल रखा है टीम बाइज 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स, ठीक है। तो एक बैट का दाम तो x रुपए है, तो 3 बैट का दाम हो जाएगा 3x, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3x ये बैट का दाम हो गया, प्लस इसके साथ ही ली जाती हैं 6 बॉल्स, तो एक बॉल का दाम y रुपीज़, तो 6 बॉल का दाम 6y। अच्छा 3 बैट और 6 बॉलों को ख़रीदने पर जो खर्चा आता है वो आता है 3900 रुपीज़। अब कुछ कंफ्यूज होगे कि सर पिछले क्वेश्चन में तो आपने x और y को सामने सामने रख कर किया था, यहाँ पर ये क्या हुआ, तो कुछ हुआ नहीं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको अपनी इक्वेशंस को बनाना होता है, जैसे क्वेश्चन वैसे ही इक्वेशन बनेगी, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो ये आपकी बन गई स्टूडेंट्स सीधी सादी पहली इक्वेशन, ओके। चलिए अपने दूसरे इक्वेशन की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा बिल्कुल। दूसरे इक्वेशन में लेटर सी बाइज अनदर बैट, मतलब एक बैट की बात हो रही है, एक दूसरा बैट, तो भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा x, एक बैट है तो 1x तो लिखते नहीं, x हो जाता है, प्लस 3 more बॉल्स मतलब 3y, ये कितना होता है ₹1300। ये बन गई आपकी सेकंड इक्वेशन, ओके। चलिए तो ये ओवरऑल आपको इसमें सॉल्व नहीं करना, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि इसी मेथड से ये जो है बार बार सॉल्व होगा, ठीक है भाई। ये आपका एलिमिनेशन मेथड ही नहीं ज़रूरी लगेगा, और भी मेथड्स होते हैं। फ़िलहाल इसको आपको क्या करना है, रिप्रेजेंट ही करना है। तो x + 2y = 1300 एंड नेक्स्ट इक्वेशन विल बी x + 3y = 1300, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ऐसे ही आपकी ये इक्वेशन क्या हो गई, ये एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंटेट हो गई। अब ग्राफिकली, तो पिछले क्वेश्चन मैंने जो ग्राफिकल मेथड, ये पार्ट आपका रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो एल्जेब्रिक और ग्राफिकली जो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया ग्राफिकल, अब भाई उसके लिए देखो फिर से ग्राफ बना बार बार, तो इट विल टेक मोर टाइम आई थिंक, और इट विल मुझे नहीं लगता कि मतलब कोई बहुत ऐसी खास बात होगी उसमें ग्राफ में।
तो आप प्लॉट कर सकते हो। हाँ, ये 1300 डिजिट्स को प्लॉट करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, तो आपको कुछ और नहीं करना है। जो यूनिट गैप आप लेते हो ना, उसको 200 पे लेना, 200, 400, 600, 800, 10, 100 और इसी तरह 12, 14 ले लेना, तो आप उसमें आसानी से प्लॉट कर लोगे। ओके, अगर नहीं होता है तो भाई वो तो है ही मेरा काम बताना, आप पूछोगे मैं बताऊँगा। और मुझे नहीं लगता कि मैं वही चीज़ आपसे कह रहा हूँ प्लॉट करने के लिए जो ईजी है बहुत। फिलहाल अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो मुझे ज़रूर बताना, ठीक है, मैं फिर से सॉल्व करा दूँगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। चलिए ध्यान दीजिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल्स एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स ऑन अ डे वॉज फाउंड टू ₹160। 2 kg एप्पल्स और 1 kg ग्रेप्स कोई खरीदने जाता है और उससे ये जो प्राइस इसका पता चलता है वो ₹160 पता चलता है ओवरऑल ग्रेप्स और एप्पल्स का मिलाकर। आफ्टर अ मंथ, 1 महीने बाद, द कॉस्ट ऑफ 4 kg एप्पल्स एंड 2 kg ग्रेप्स ₹300। ठीक है, 1 महीने बाद 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर मिलाकर 300 के पड़ते हैं। इसे रिप्रेजेंट करना है आपको एल्जेब्रिकली और ज्योमेट्रिकली दोनों मेथड में। तो चलो रिप्रेजेंटेट कर दिया जाए। तो फिर से क्या करेंगे हम लोग, सीधी सी बात है, यहाँ पर क्वेश्चन में आप रख लो, ठीक है, लेट कॉस्ट ऑफ, अब देखो 1 kg का आप लेकर चलो, ठीक है, कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ एप्पल्स की बात पहले हुई है, ऑफ एप्पल्स बी x रुपीज़, तो 1 kg सेब का दाम x रुपये, और लेट कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ ग्रेप्स भी, ठीक है, इसको क्या ले लेंगे, y रुपीज़ ले लेंगे, है ना। क्वेश्चन में क्या बोल रखा है कि कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल्स एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स, मतलब एप्पल्स हमने x ले रखे हैं, तो 1 kg एप्पल का दाम x रुपये, तो 2 kg एप्पल का दाम 2x, साथ ही साथ मिलाकर ग्रेप्स भी लिया गया y रुपीज़ का, ठीक है, तो 2 kg प्लस y रुपीज़ क्या, मतलब 1 kg का 1 kg ग्रेप्स लिए गए ना, तो y रुपीज़ क्या आएंगे 1 kg, तो 2x प्लस y, ये मिलाकर कितने का हो गया 160 का, है ना। 1 महीने बाद 4 kg ऑफ एप्पल एंड 2 kg ऑफ ग्रेप्स, तो भाई 1 kg दाम का 1 kg एप्पल का दाम x रुपये, तो 4 kg का दाम 4x, वहीं पर 1 kg ग्रेप का दाम y रुपये, तो 2 kg ग्रेप का दाम 2y हो जाएगा, है ना। इसका प्राइस कितना आ रहा है, 300 रुपीज़ आ रहा है। तो देखो देखा जाए तो इसको हमें क्वेश्चन यहीं तक सॉल्व करना है। ये एल्जेब्रिकली जो है ये रिप्रेजेंटेट हो गया। अब ग्राफिक, अब देखो क्वेश्चन तेजी से होने लगेगा, जैसे आप जानने लगो क्वेश्चन तेजी से होने लगेगा। अब ग्राफिकली के लिए आपको क्या करना है, एक्स की वैल्यूज़ को भाई इसी तरह फिर से आप टेबल बनाओगे, है ना, एक्स और वाई की टेबल बनाओगे। एक्स की जो वैल्यू यहाँ पर लिखोगे, मान लो 0 लिखा तो यहाँ 0 रखो, वाई की वैल्यू वहाँ से 160 आएगी, तो 160। अब प्रॉब्लम ये होगी सर ग्राफ पे कैसे प्लॉट करें 160, तो देख लिया करो कि किस तरह के नंबर्स हैं। नंबर्स अगर मान लो 160, 120 ऐसे आ रहे हैं, तो आप स्टार्टिंग ही 0 से करो ना, 0, 40, 80, 120, 160, 200 ऐसे प्लॉटिंग कर दो, ठीक है। तो आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बहुत छोटी सी एक्सरसाइज थी हमारी ये 3.1, और नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। तब तक मेहनत से पढ़ाई करते रहिए और एक्सरसाइज को छोटा ना समझ के उसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और उसके एग्जांपल्स आपको सॉल्व करने एज वेल एज इन दोनों क्वेश्चंस के ग्राफ आपको वीडियो देखते ही मुझे सेंड करना है। आपको टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, व्हाट्सएप नंबर आपके पास है, आप उसके ज़रिए मुझे सेंड कर सकते हो, ठीक है। चलिए मेहनत करिए, पढ़ाई करिए। ओके, बाय एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।